कल हम लोगों ने आर्यों के आगमन के बारे में पढ़ा। आज हम भारत में आर्यों के आने और उसके बाद ऋग्वैदिक काल की आदर्श साम्यवादी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आर्यों के आगमन के बारे में हमें बोगाजोगई अभिलेख 1600 ईसा पूर्व और फिर 1400 ईसा पूर्व के मितन्नी अभिलेखों से पता चलता है, लेकिन यह काल ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का काल भारत में आदर्श साम्यवादी काल था। और यह काल स्त्रियों के स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सारी स्थितियाँ जो थीं, यह समूह और समाज और पूरा कबीलाई तंत्र एक साथ एक व्यवस्था के तहत रहता था। सारी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार था। गाय मूल संपत्ति थी और गायों में पूरे कबीला के समुदाय की संपत्ति होती थी। लेकिन आर्य वास्तव में जब भारत आए तो यहाँ के मूल निवासियों के साथ इनका परसंस्कृतिकरण हुआ और ये अब पशुपालक के साथ साथ तो कृषक भी हो गए और अस्थायी निवासी हो गए। ये अब घुमक्कड़ की जगह, तंबुओं में रहने की जगह अब ये सरकंडे और बांस के घरों में रहने लगे और कृषि के लिए इनके पास ज़मीनें विस्तारित की, जंगले काटे और इन्होंने खेती भी थोड़ी बहुत शुरू की। लेकिन पूरा ऋग्वैदिक काल गायों से लेकर शुरू होता है और गायों पर ही अंत होता है। पूरा वैदिक काल केवल हम देख रहे हैं कि यह सामाजिक सरोकारों में सबसे बेहतर काल था, क्योंकि आर्यों के पास कई भाषा भाषी समूह के लोग रहते थे, एक साथ रहते थे और समूह में पूजा पाठ करते, ईश्वर की आराधना करते, गाय चराते और गायों को दूहते और सामूहिक रूप से उस कबीले के नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा को चुनते। राजा चुनने वाली जो समिति थी वह समाज के सभी वर्गों के लोगों की थी। इसमें सभी एक साथ बैठते। इस समिति में ही तय होता कि राजा कौन होगा। यह समिति के पास यह भी अधिकार था कि वह राजा को पदच्युत कर सकता था। और यहाँ ईश्वर की आराधना के रूप में प्रकृति की पूजा होती थी। इंद्र सबसे बड़े देवता थे, दूसरे नंबर पे अग्नि थे और तीसरे नंबर पे वायु देवता थे। इन तीनों की पूजा वो एक साथ समूह में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी कबीले तंत्र के लोग एक साथ जमा होते, आग जलती और उसके साथ खड़े होकर ईश्वर की आराधना करते। यहाँ ईश्वर की आराधना में प्रकृति की पूजा, नदी की पूजा, जंगल की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, यह जो प्रकृति की पूजा थी यही इस ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण थी। स्त्रियाँ पुरुषों के समकक्ष होती। हाँ, यहाँ एक बात थी, यहाँ एक कबीला दूसरे कबीले के साथ गायों के लिए ही लड़ता था। गायों की चोरी और गायों के लिए संघर्ष आम बात थी। लोग संघर्ष अक्सर इनके पास तांबे की तलवारें थी, रथे थे, घोड़े थे, लेकिन जो इनके कबीलाई संघर्ष थे वह बाद में व्यापक संघर्ष के रूप में बदलते चले गए। लेकिन जैसे जैसे संख्याएं बढ़ी, ये 5 जन में भारत आए थे। इस जन में भारत जो जन था वह कुल सबसे बड़ा था, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कई अन्य थे। इसमें दूसरे जो थे वह थे कुरु, और यही भरत और कुरुवंशी ही आगे चलकर नया कुरुवंश की शुरुआत करते हैं। इस काल की खास बात थी कि इस काल में ऋग्वेद की ही रचना हुई। ऋग्वेद ही मूल वैदिक ग्रंथों का केंद्रीय बिंदु था। यहाँ समाज में पितृसत्तात्मक समाज था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक समाज के बावजूद स्त्रियों की समानता का अधिकार था। यहाँ स्त्रियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं था, कोई स्त्री जनित कोई भी ऐसे शोषण के कार्य नहीं थे। संपत्ति पर स्त्रियों का पुरुषों के बराबर अधिकार होता था और शादियों में स्त्रियां स्वयं ही वर को चुनती और शादी के बाद ये अपने पति के साथ समान अपने अधिकार के साथ, संपत्ति के समान अधिकार के साथ या अपने पति के साथ जाती और अपनी संपत्ति साथ लेती जाती। वास्तव में यह एक तरह से दहेज के रूप में ही कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दहेज कहना गलत होगा क्योंकि यह स्त्रियों के अधिकार की बात थी। बस एक यही दोष था। लेकिन स्त्रियाँ विदुषी थीं, यज्ञ हवन में भी साथ बैठती थीं, पुरुषों के समकक्ष होती, सभा और समितियों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से सामने आती। इसमें घोषा, अपाला
विश्वराज जैसी कई विदुषी महिलाएं भी सामने आई जिन्होंने ऋग्वेद की कई रचनाएं की, ऋचाओं की रचनाएं की। लेकिन इस काल में वैदिक जो ग्रंथों के ऋग्वेद का इस समय इनको श्रुति भी कहा जाता है, चूँकि ऋग्वैदिक आर्य या वैदिक काल के सभी लिखना नहीं जानते थे। ये एक सुन कर आगे ही ये वैदिक रचना आगे बढ़ती थी। समाज यहाँ वर्णों में विभाजित नहीं था, सभी समाज में कार्यों के आधार पर सामाजिक वर्गीकरण था, लेकिन अनुवांशिक आधार पर अभी समाज बटा हुआ नहीं था। यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति कोई भी दूसरा काम कर सकता था। राजा कोई भी चुना जा सकता था, पुरोहित वर्ग या क्षत्रिय वर्ग या वैश्य या तमाम चीज़ों का ऐसा कोई विभाजित वर्ग था। लेकिन यहाँ पर समाज में गोत्रीय आधार पर समूह था, गोत्र यहाँ महत्वपूर्ण था। यह गोत्रीय आधार ही सभी चीज़ों के लिए निर्णायक साबित होता था। लेकिन बाद में यह गोत्र खत्म हो जाता है। तो यह पूरा 500 वर्षों का काल भारत में आदर्श ऋग्वैदिक काल के रूप में ही हम जानते हैं। ऐसे और सी कई मुद्दे हैं जिसको हम आगे हम लोग पढ़ाई इस पर करेंगे। लेकिन देखें कि आप लोग कितना इसको लाइक करते हैं, कितना पसंद करते हैं, और अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छा और कमियों को आप कृपया बताने की कोशिश करें। मैं इसमें सुधार और लाने की कोशिश करूँगा।